अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन। हाँ, एंड ऑल्सो द बी टाउन। आपको पता है नहीं, बी टाउन में क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? अच्छा। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा चलो रहे हैं। ठीक है, डन हो गया। जब भी कोई बड़ा क्रिकेट इवेंट होता है, आप लामहला याद आते हैं लोगों को, बड़ी फैंस मेहरबानी को। आपकी। मगर ये आपकी मेहरबानी है। नहीं, खैर अच्छा, नहीं नहीं, आपको क्रेडिट दिया जाता है और ये ड्यू क्रेडिट है और हर मौके पर दिया जाता है। आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने अभी इनाग्रेशन पे भी आपको स्पेशली इसीलिए इनवाइट किया और लोग आपको हर जगह क्रेडिट देते दिखाई देते हैं। वो तो अपनी जगह पर एक अहम बात है और आज के शो में उसी बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, और वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, सिवाय इंडिया के, माइनस इंडिया सारे मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिस अंदाज में पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट को लेकर चला वो भी काबिल दीद और काबिल दाद है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, जैसे इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ देखा आपने, कैसा लगा आपको? मोहसिन नकवी साहब ने सारे एक्स चेयरमैन पीसीबी को दावत दी थी। ये बड़ी अच्छी कदम उन्होंने उठाया जी। हम सब इकट्ठे बैठे। हाँ। आपस में हमारी इख्तलाफात काफ़ी रहे हैं पिछले अरसे में, मगर हम इकट्ठे बैठे, बड़ा अच्छा रहा और बड़ी खुशी हुई कि मैच पाकिस्तान में आ गई चैंपियंस ट्रॉफी। सो क्रेडिट हैज़ टू गो टू द करंट चेयरमैन एंड द मैनेजमेंट कि उन्होंने इसको मैनेज कर लिया है। बिकॉज मुझे पता है कि इंडिया की तरफ से कितनी रुकावटें क्रिएट की गई होंगी। सो आई एम अवेयर ऑफ दैट। तो अच्छा है, वेल डन। तो वेल डन। टीम पाकिस्तान भी कहेंगे पहले मैच में या नहीं? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान टीम कुछ अरसे से क्लिक नहीं कर रही है। अब क्या उनके मसले हैं ये तो सिलेक्टर्स बेहतर जानते होंगे, बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बेहतर पता होगा। मगर कुछ अरसे से एक आध थोड़े से तुक्के शुक्के लग गए इधर उधर, मगर कंसिस्टेंटली नहीं खेल रही अच्छी। और हमारी यही उम्मीद है कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी होनी चाहिए। पहला मैच तो बहुत मायूस किया उन्होंने, मगर आगे इंशाल्लाह आप देखें, कल इंडिया का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है एंड दैट्स वेरी क्रिटिकल। वो देखने जा रहे हैं ना आप? मैं कोशिश करूंगा जाके देखूं। और इंडिया अपनी शिकस्त का, जो से 180 रन की शिकस्त हुई थी पाकिस्तान से, उसका बदला लेने के लिए बेताब होगा। हालांकि प्रेडिक्शन जो है इंडियन सन्यासियों की वो इसके बरक्स है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। ये वैसे पता नहीं, मैंने पूछा था एक दोस्त को कि भाई क्या बुकीज क्या कह रहे हैं, बिकॉज बुकीज को सेंस होती है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि बुकीज तो जाहिर है यही कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। अच्छा। मगर क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये कि बड़ी मशहूरी है ना पाकिस्तान की कि हारन गए तो पक्की गाले हार जाएंगे, मगर कोई पता नहीं शायद जीती जान तो वो इंशाल्लाह वाली चीज़ आ जाती है ना उसमें अंदर। अगर अल्लाह ने चाहा, कुदरत का निज़ाम हरकत में आया तो ज़रूर ऐसा। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हार जाए, मगर अगर अल्लाह ने जिता दिया तो बस अल्लाह खैर चले। आपको पता है जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था उसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स ही हुए थे, जिसके बाद जाके ये मुमकिन हो पाया था। हालांकि पहला मैच बुरी तरह हारे थे। आपको याद नहीं चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि मैं था वहाँ तो यूके में हो रही थी, तो पहला मैच हमने हार गए। यही कह रहे हो, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। और ऐसे लगता था कि बस सब फारग है हम। मगर उसके बाद लगातार वन आफ्टर द अदर हर मैच हम जीते until we गॉट टू द टॉप एंड देन वी डिफीटेड इंडिया। तो उस वक्त तो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान, अंग्रेजी का मुहावरा है द विंड इन द टेल, के पीछे से हवा लग रही थी, धक्का लग रहा था और एक के बाद दूसरा सरप्राइजिंग विक्ट्रीज एंड द टीम वाज क्लिकिंग एंड देन वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी। और उधर भी शुरू में ऐसे लगता था कि ये भी हार जाएंगे क्योंकि हमने पहले बैटिंग की और उसमें फ़खर जमान जो था वो जल्दी आउट हो गया और वो जब वापस जा रहा था पेविलियन तो उसको वापस बुला लिया गया कि नहीं, वो नो बॉल था। तो उसके बाद फिर उसने जो कड़ाके निकाले वहाँ, तो दैट वाज द बेसिस जिसके ऊपर वी गॉट अ गुड स्कोर। पर जब इंडिया खेलने आया तो फिर भी ये था कि इंडिया तो कर लेगा ये। अच्छा। मगर उससे मोहम्मद आमिर ने कमाल की बॉलिंग की, पहले 4-5 ओवर्स में 3 विकेटें इंडिया की गिर गई और वो भी आमिर की ब्रिलियंट बॉलिंग और ब्रिलियंट फील्डिंग ऑन आवर साइड। उसके बाद इंडिया उठा ही नहीं फिर। और आप यकीन करें वो सारा लंदन का जो स्टेडियम था वो सारा ब्लू में था। और ग्रीन बहुत कम था, ग्रीन था मगर सारा ब्लू ही था। जी। और वो तो ऐसे था जैसे इंडियंस आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और जब उनकी डिफीट हुई तो दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इसी तरह जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ने, तो तब भी वहाँ पर स्टेट ऑफ शॉक ही था, इंडिया के होम ग्राउंड पे। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, जाहिर है ये बहुत दिलचस्प है और हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ महव थी। 2009 के बाद से वीरान मैदान थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैदान आबाद हो चुके हैं और पाकिस्तान में एक स्पिरिट है क्रिकेट की, दोबारा से हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो रिस्टोर हो रहा है। इसमें
जो आपका क्रेडिट है वो है PSL पाकिस्तान में लेकर, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, कैसे ये स्टेप्स आपने कवर किए और उसमें आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को कन्विंस करने के लिए, ममालिक को कन्विंस करने के लिए कौन कौन से गुड ऑफिसेस की हेल्प ली? आशा, ये लंबी कहानी है। हाँ, आज ये हम तो सुनने मुझे के लिए लिखना तैयार पड़ेगा हैं। क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं और मरहले थे कि कैसे हमने उसको ओवरकम किया। ये मैं ज़रूर लिखूंगा इसके बारे में। अच्छा। मगर अगर 5 मिनट में ये बात करनी पड़े तो 5 मिनट में ये बात है कि जब मैं PCB में हमने सोचा कि PSL करना चाहिए, तो उस वक्त हमें ये कहा गया, बोर्ड के मेंबर्स ने ये कहा कि पहले 3 साल से PSL करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड, इनसे हो नहीं पा रहा और 4-5 करोड़ रुपया ज़ाया हो चुका है। अच्छा। और आप भी नहीं कर सकेंगे, छोड़ दें इस चीज़ को। और मुझे याद है कि हमारे बोर्ड ने ये कहा कि मैं जब ज़िद की, मैंने कहा मैं यहाँ कर लूँगा, मैं फिक्र ना करें, तो मुझे पैसे सैंक्शन करें। तो उन्होंने सिर्फ $3 लाख सैंक्शन किए। अच्छा। और हमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत थी इसको करने के लिए। तो ऐसे लगता था कि ये तो चाहते ही नहीं है कि ये पैसा कोई ट्राई भी किया जाए। अच्छा। और वो हमारे बोर्ड के मिनट्स के अंदर भी ये लिखा है कि सिटी को $3 लाख दे दो और को करके दिखाओ। अच्छा। और कुछ लोगों ने बड़े नास्टी कमेंट्स भी किए कि ये तो सिटी की फाइनल एंड है सिटी का, और ये बहरहाल जी हमने बड़ी भाग दौड़ की। उसकी कहानी लंबी है, मगर इवेंचुअली हमने लॉन्च कर ही दिया। और लॉन्च जब किया तो उसमें शुरू में ये एक ऐसा हादसा हुआ कि ऐसे लगता था कि ये PSL अब कभी भी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पहले मैच के अंदर ही हमें नेशनल क्राइम एजेंसी, जो कि ICC की एजेंसी है, उन्होंने मुझे बुला के कहा 3 घंटे पहले मैच से कि हमारा ख्याल है कि मैच स्पॉट फिक्सिंग होगी इसमें, और हमने कुछ आपके प्लेयर्स हैं जिनको हमने मॉनिटर किया है और हमारे पास एविडेंस है, सबूत है हमारे पास कि वो स्पॉट फिक्सिंग करेंगे, और इसलिए हम उनको अभी थे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार मारे गए, 2 घंटे के बाद मैच शुरू हो रहा है, पहला मैच है। अगर यहाँ स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग की बात आ गई तो सारी टूर्नामेंट उड़ जाएगी। क्योंकि पहले ही वो जो नए सेयर्स थे, जो लोग कहते थे नहीं हो सकता, वो यही कहते थे जी मैच फिक्सिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके पास तो सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि तकड़ी सिक्योरिटी की जाए। बहरहाल जी फिर वो उस मसले को हमने हल किया, और वो जो 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कोई मंसूबा बनाया हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का, उनको फिर घर भेज दिया और उनको किसी और मैच में खेलने नहीं दिया, और एंड सो ऑन। तो अब वो फिर कहानी है, वो फिर लिखूंगा। लेकिन खबर को हाईलाइट होने से रोका गया। बहुत खतरनाक एक मोड़ था। उसका अगला खतरनाक मोड़ ये था कि पाकिस्तान लाना था, कोई भी तैयार नहीं था, सब डरते थे कि टेररिज्म हो जाएगी जी। और अगर हो गई तो फिर कभी नहीं क्रिकेट वापस, अगर अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो फिर बिल्कुल ही नहीं आएगी जी। तो उस सिलसिले में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि तुम चीफ मिनिस्टर से बात करो। नवाज शरीफ साहब से मैंने बात की कि जी इजाज़त दें। तो मैंने कहा जी बड़े ख़तरे तो बड़े हैं, तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तो आप चीफ मिनिस्टर से बात करें। शहबाज साहब से बात की, उनका भी यही खर्चा था। मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि नहीं ये रिस्क लेनी पड़ेगी हमें, नहीं तो क्रिकेट कभी भी वापस नहीं आएगी। तो वो भी घबरा रहे थे। तो फिर मैंने अप्रोच किया जनरल बाजवा को। अच्छा। तो वो भी बड़े क्रिकेट के हाँ फ़ैन हैं जी। तो उनको फिर मैंने अप्रोच किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप कहें कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े से नरम हो जाए। तो मुझे याद है मियाँ साहब टर्की में थे, जनरल बाजवा का बयान आया कि हम फुल सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी के जिम्मेदारी लेते हैं और PSL को आना चाहिए। अच्छा। तो मैंने वो कटिंग करके जल्दी से मियाँ साहब को टर्की में भेजी कि अब तो इजाज़त दे दें। तो फिर उनकी तरफ से ग्रीन लाइट हो गई। उन्होंने कहा अच्छा थे, अगर वो कह देने थे फिर ठीक है कर लो, मगर देख लो सेठी साहब। तो फिर चीफ मिनिस्टर भी चुप हो गए। अच्छा फिर अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो सेठी साहब देख लो। तो यकीन करें हमें शहबाज साहब ने 4-5 दिन रह गए थे, हमें टिकट बेचने की इजाज़त नहीं थी। अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए, हम कॉशियस, हम चेक कर रहे हैं टेररिज्म, हमारे पास ये खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है। स्टेक पे था ना सब कुछ, आपने बहुत रिस्की माहौल में ये काम उस वक्त फिर जो सबसे बड़ा जो धक्का लगा, अच्छा इन लोगों को तो मना लिया मैंने फाइनली, मगर जो सबसे बड़ा धक्का लगा, और मुझे अफसोस है ये कहने का, कि उस वक्त हम चाह रहे थे कि पहला एक मैच यहाँ हो जाए ना, और जो फाइनल है हम चाह रहे थे फाइनल, सेकंड PSL का फाइनल यहाँ हो। तो वो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने एक बयान दे दिया
कि यहाँ हालात नहीं है, कंडीशंस ठीक नहीं है, और साथ ये भी कह दिया कि तो अगर कोई आया भी तो रेलू कट्टे आएंगे। ये दो बड़े उनके फेमस रिमार्क्स थे। तो मुझे मैं लाहौर आ चुका था, यहाँ तैयारी कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आ गया दुबई से एक फ्रेंचाइज का जिनका यहाँ खेलना था, जिन्होंने कि हमारे प्लेयर्स बैकआउट कर गए हैं, फॉरेन प्लेयर्स, इमरान खान के बयान के ऊपर वो पीछे हट गए। तो मैंने फिर उनका एक ब्रिटिश प्लेयर था, उसका ट्वीट भी आ गया, पीटरसन, उसका आया कि जी मेरी बीवी के लिए इमरान का बयान पढ़ा है और उसने मुझे कहा कि तुम नहीं खेलोगे तो वापस आ जाओ। अच्छा। तो फिर हमने कहा अच्छा, तो फिर मैं भागा वहाँ दुबई, भागा वहाँ जाके, और वो जो फाइनल टीमें थी, पहले हमने कहा था 3 मैचेस यहाँ होंगे, फिर हमने कहा एक ही करते हैं, क्योंकि बाकी तो पुल आउट कर गए। वो जो आखिरी 2 टीम्स थी उनको फिर जाके मैंने मनाया, कैसे मनाया और क्या हुआ तो एक और कहानी है। अच्छा। बहरहाल जी वो आ गए, कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, कुछ हमने रिप्लेस कर लिए और हमने PSL फाइनल यहाँ करा दिया, जिसकी फिर बेसिस ये हुआ कि उसके बाद फिर हल्का सा खिड़की खुल गई। जब खिड़की खुली तो फिर उससे पहले हमने जिम्बाब्वे को बुला लिया था वहाँ भी, तो और फिर मैं श्रीलंका गया और श्रीलंका को जाके मैंने मनाया, मैंने कहा आप एक टीम भेजें यहाँ। तो उन्होंने कहा हम नहीं भेज सकते। हमने कहा देखिए, हाँ आप जब आपके यहाँ टेररिज्म हो रही थी तो हमने अपनी टीमें भेजी थी खेलने के लिए, आप अब वक्त आ गया हमें सपोर्ट करें आप। तो उनको मना लिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक मैच के लिए हम भेज देते हैं जी। तो फिर श्रीलंका की टीम एक मैच के लिए आई और वो खेली और ठीक रहा। उसके बाद ICCs को हमने कहा आप एक इंटरनेशनल टीम भिजवाएं। अच्छा। क्योंकि और कोई आने के लिए तैयार नहीं था, इंटरनेशनल टीम भेजें। उसमें फिर ICC के अंदर जाइल्स क्लार्क साहब, जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि टीम बनाई, उन्होंने हमें सिक्योरिटी के लिए पैसे भी दिए और एक सिक्योरिटी कंपनी को भी हायर किया, उनके पैसे उन्होंने दिए और एक टीम भी भेजी और उस टीम का खर्चे भी कुछ उठाए। तो सपोर्ट हमें मिली वहाँ से। अच्छा। तो फिर हमने वो टीम आई, यहाँ खेले, हमने अच्छी हमारी कारकर्दगी रही उस टीम के खिलाफ और वो कोई इशू कोई नहीं बना। अच्छा। उसके बाद फिर मैं गया वेस्ट इंडीज़ के पास, तो उनको मैंने कहा कि अब देखिए इंटरनेशनल टीम भी हो गई है, अब आप भी आके 3 मैचेस खेल लें यहाँ। अच्छा। तो वो भी नहीं तैयार थे। हाँ। फिर उनको मनाया। अच्छा। तो फिर वो आए, उन्होंने 3 कराची में मैचेस खेले। हमारा दिल यहाँ था, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, दुआएं मांगे कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो 3 मैचेस हो गए, बड़े अच्छा रहा। कराची के लिए पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट आई आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और क्या साइट थी, मैं देख बच्चे ख़वातीन चल चल के आ रहे हैं देखने के लिए। इट वाज फैंटास्टिक। कराची आइट्स ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, हाउसफुल। वी ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ गेट रिसीट्स। उस ज़माने में, मैं जबकि ये बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल 2017 की बात है या 18, 20 करोड़ रुपए की सिर्फ हमने टिकटिंग हो गई। इतनी फैंटास्टिक रिस्पॉन्स था, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा। बस उसके बाद फिर खैर बायलैटरल क्रिकेट की बात शुरू हो गई। खैर मैं उसके बाद चला गया। उसके बाद फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, तो ये आती गई। फिर कोविड हो गया, कोविड के दरमियान PSL डिसरप्ट हो गया, दोनों दफ़ा डिसरप्ट हो गया। हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ठीक नहीं थे, जो इंतज़ाम किया था टू स्टॉप कि लोग इन्फेक्ट ना करें एक दूसरे को, बायो बबल। हाँ, बायो बबल ख़राब हो गई, वो यहाँ इंतज़ामिया ठीक नहीं था, जिसकी वजह से दोनों मैचेस 2 साल शिफ्ट करने पड़े टू दुबई और अबैंडन करने पड़े। वो जो था ना, और वो मोमेंटम टूट गया PSL का। बहरहाल फिर वो इंतज़ामिया तब्दील हो गई और रमीज़ राजा साहब आ गए। पहले एहसान मानी साहब थे, फिर रमीज़ राजा साहब आ गए। उस वक्त हो ये रहा था कि इमरान खान साहब ने हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया था जी, जिसकी वजह से मेरा अपना ख्याल है बहुत नुकसान हुआ है, एक बहुत बड़ी डिसरप्शन हुई है। और बहरहाल वो फिर कुछ अरसे के लिए 1-2-3 टीमें आई, मगर हमारी कारकर्दगी बहुत बुरी रही ड्यूरिंग दिस टाइम। तो फिर जब ये नून लीग वालों की हुकूमत आई तो उन्होंने मुझे वापस रिस्टोर किया। मैं गया, मैंने जाके एशिया कप वाली डिबेट शुरू की और एशिया कप वालों को कहा कि अब आए, यहाँ लेके आए एशिया कप। तो वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। अगेन इंडिया ने यही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, तो फिर उनको बनाया कि चलो हाइब्रिड फॉर्म, ये सारी जो है ना, ये फिर मैंने जाके वहाँ नेगोशिएट किया। यानी PSL और हाइब्रिड फॉर्म, ये आप दोनों आपके फार्मूला थे? हाइब्रिड फॉर्म भी मेरी है, बिकॉज ये जे शाह था उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड, तो इसको बनाया, ये मानता नहीं था, ये कहता था नहीं
तो फिर इसको बनाया, फिर हाइब्रिड फॉर्म यहाँ हुई। मगर बाय द टाइम एशिया कप आया मैं फिर फारग हो चुका था। तो फिर ज़का अशरफ साहब आगे थे। एंड ये तो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है, ये जिसकी कुछ वजह से अनफॉर्चुनेटली ये चलता रहा। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो आ गई वापस, और PSL भी चल पड़ा है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, और एशिया कप भी हो गया, और अब चैम्पियंस ट्रॉफी भी हो रही है। और अब आगे जाके देखना है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारी कैसी कारकर्दगी रहती है, बिकॉज वी आर राइट एट द बॉटम। और अगर हमारी यहाँ अच्छी ना रही तो बहुत से आगे मसाइल बनेंगे, मसले बनेंगे। फॉर्म का भी मसला है, फिटनेस का भी मसला, इसके अलावा मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि ये क्रिकेट अफेयर्स हैं। हाँ। ये जो है ना, हमारे सिलेक्टर्स, हमारे कोचेस, ये उनका खाता है। मेरा खाता है एज चेयरमैन, या अभी मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब का खाता होना चाहिए कि सही सिलेक्टर्स हों, ये हमारी सही कैप्टन हो, सही सिलेक्टर्स हों। इसके बाद इट्स अप टू द सिलेक्टर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोचेस सही होने चाहिए। ठीक। और मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ॉरेन कोचेस होने चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। और हमारे डोमेस्टिक जो कोचेस हैं उनका वो मैयत नहीं, उनकी स्टैंडर्ड नहीं है, वो नॉलेज बहुत है मगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। ठीक। हम करते क्या है कि हम जो टॉप प्लेयर्स हैं हमारे, उनको कोचेस बना देते हैं। हम समझते हैं क्योंकि ये स्टार्स रहे हैं तो ये अच्छी कोचिंग कर सकेंगे। दरअसल कोचिंग नहीं कर सकते, ये कोचिंग इज़ समथिंग एल्स। तो इसलिए अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे फॉरेन कोचेस क्रिटिकल एरियाज़ में नहीं हैं इस वक्त, और मुझे दुख है कि क्यों नहीं है। अभी एक दो थे, उनको भी निकाल दिया है या वो चले गए हैं, उनके साथ रवैया शायद अच्छा नहीं था। तो जितनी जल्दी हो सके इस टीम को ठीक करना है। अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी, इसके बाद फौरी तौर पे PSL भी होने जा रहा है। बिल्कुल, अप्रैल में। मगर फ़ॉरेन कोचेस लॉन्ग टर्म के लिए फ़ॉरेन कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि इस पर काफ़ी खामियाँ हैं। मगर एज आई सेड, अब जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं वो इसको ठीक करें। अच्छा, एज अ चेयरमैन मेरा ख्याल है सिर्फ आपने ये सारे जो ऑपरेशंस थे वही मैनेज नहीं किया, बल्कि आप एक डिप्लोमेट का रोल भी प्ले करते रहे और एक एम्बेसडर का भी, पाकिस्तान की साइड से सबको कन्विंस करने में और ये लेकर आने में वापस। आपने काफ़ी सारी जॉब्स एक चेयर पे रहते हुए अदा की। PSL के टोटल प्लानिंग से लेकर उसके एक्सिक्यूशन तक कितना अरसा लगा? और इदारों और शख्सियात के हवाले से तो आपने बात की, गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी आप क्रेडिट देंगे, किन को? नहीं, गैर मुल्की खिलाड़ी जो थे वो तो उनको परमिशन चाहिए होती है, NOC चाहिए होता है अपने बोर्ड से। तो वो तो क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की ICC की टीम हो गई थी तो वो उनको NOC तो मिल गए। अच्छा। उनके लिए प्रॉब्लम पैसे का था कि पैसे कितने मिलेंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा है। वो हमारे लिए प्रॉब्लम था, ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते थे। तो ये भी हमारे बजट्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक और कहानी है कि कितने पैसे हमें मिले और कैसे हमने मैनेज किया। आप यकीन करें कि मुझे आज तक यकीन नहीं आता कैसे हमने मैनेज कर दिया, पर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और वो हो गया और चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। और मगर मैं आपको बताऊँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग मरहला था जहाँ आप समझें कि मैं कामयाब भी हो गया और फेल भी हो गया। शुरू में ही 2014 की बात है कि मैंने कोशिश की इंडिया को मनाने की कि आप हमारे साथ बायलैटरल क्रिकेट शुरू करें। अच्छा। 14 में ओके। ICC में इंडिया के जो BCCI के हेड थे वो चेयरमैन थे श्रीनिवासन साहब। तो उनको मैंने कहा कि हमें आप हमारे साथ बायलैटरल की सीरीज़ शुरू करें। अच्छा। तो वो तैयार नहीं थे। मगर फिर उन्हें उस वक्त बिग 3 का इशू चल रहा था कि बिग 3 जो थे, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये एक नया फार्मूला लाना चाह रहे थे। उसमें ये सबको सपोर्ट चाहते थे और ब्राइब्स दे रहे थे कि जी हम आपसे खेलेंगे, आपसे नहीं खेलेंगे, हमारे लिए वोट डालें इस फार्मूला के लिए। वो उस फार्मूला में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे ले जा रहा था, और फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और बाकी हम सब जो थे वो हमें बस वही कहते क्रम्स मिलने थे। तो उसमें इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। तो सिर्फ दो मुल्क रह गए, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका। अच्छा। ये आखिर तक वो 10 वोट चाहिए थे उनको यूनानिमस करने के लिए। तो ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, इन्होंने पोजीशन ये ली कि हम नहीं खेलेंगे, अगर आप ये करेंगे तो हम नहीं, इस वोट आपको नहीं देंगे, जो बड़ी सॉलिड अच्छी पोजीशन थी। मगर उनका ये मौक़िफ़ इस बेसिस पे था कि वो श्रीलंका भी नहीं खेलेगा, वो भी नहीं वोट देगा, तो 2 बाहर रह जाएंगे। अकेला पाकिस्तान का बाहर रहना बड़ा ख़तरनाक था। को अकेला रह जाएगा तो फिर आपका कोई घास ही नहीं डालेगा। तो अगर 2 होंगे कम से कम कोई साथ तो देगा। हाँ। तो पहले 3 थे, 3 में से एक पहले फिसल गया, खिसक गया।
फिर उसके बाद 2 रह गए, तो जब ये 2 रह गए तो एक और फिसल गया, अब रह गया सिर्फ पाकिस्तान। जब ये हुआ तो उसी वक्त ज़का अशरफ साहब तब्दील हो गए और मैं आ गया। अच्छा। अब मैं जब आया हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान बाहर खड़ा था। अब क्या करें, अब बाहर रहते हैं तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे, और अगर अंदर जाते हैं तो फिर कुछ लेके जाएं। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने वहाँ नेगोशिएशन की विद द इंडियंस बेसिकली, कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो फिर आपको हमारे साथ बायलैटरल क्रिकेट शुरू करें। वो बड़े डेस्परेट थे कि 10 के 10 हों, बिकॉज बाहर भी एक माहौल ऐसा बन रहा था कि ये शायद अच्छी चीज़ नहीं होने जा रही, और हमारा भी ये ख्याल था कि ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। तो मैंने वहाँ ये फिर कह दिया कि मैं नहीं वोट डालूंगा आपके लिए, आप पहले मेरे साथ मुआहदा करें कि आप भी खेलेंगे हमारे साथ बायलैटरल। तो वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुई जिसमें इंडिया ने हमारे साथ 2015 में पूरी सीरीज़ खेलनी थी दुबई में। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अगर वो हो जाती तो हमें ठीक ठाक पैसे हमारे बन जाने थे, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ जाने थे, और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस शुरू हो जाते। मगर हुआ ये कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट तब्दील हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने आगे रोक दिया और बीसीसीआई भाग गई। अच्छा। बीसीसीआई ने कहा जी वो कॉन्ट्रैक्ट तो था मगर हमें गवर्नमेंट नहीं खेलने दे रही। तो वो फिर हमने बड़ी कोशिश की उनको समझाने की, वो नहीं माने वो। तो वो सीरीज ही बैठ गई, फिर नहीं हुई वो सीरीज। तो दैट वाज वन फेलियर, जिसे आप समझ सकते हैं। लेकिन उसे तो स्ट्रोक ऑफ बैड लक कह सकते हैं। हाँ नहीं, वो सब दैट्स व्हाट, ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे तो अब क्या किया जाए, हमने तो पूरी कोशिश की थी। हाँ, लेकिन उसको फ्रूट क्यों नहीं लग सका, गवर्नमेंट चेंज हो गई। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो खराबी पैदा हुई या जो ब्लॉकेज है वो हुकूमतों के रवैये है। लेकिन सेठी साहब से गुफ्तगू में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। क्रिकेट का माहौल है और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आज सेठी साहब हमारी क्रीज पर हैं। को फंसा लिया लेकिन आप छक्के चौके लगा रहे हैं, मोहतात बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कोई छक्के चौके नहीं लगाए। अच्छा, ये बना लेगा मीडिया, आप ना लगाएं, आप मोहतात ही खेलें। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये सवाल हमेशा किया जाता है कि उधर IPL है और हमारे यहाँ PSL है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफ़र बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर $multi-billion एक प्रोजेक्ट IPL का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहाँ की, और उसके मुकाबले में PSL का स्टार्ट होना। ये बहुत बड़ी चैलेंज था। मैं आपको बताऊँ, हमें जब हमने अपने सारे होमवर्क किया तो हमारी एक कैलकुलेशन थी कि $15 मिलियन चाहिए। अच्छा। तो वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से करना है तो इतने पैसे चाहिए। तो हमने हाथ पैर मारे, तो हमें ये कहा गया, बताया गया कि ब्रॉडकास्टिंग की जो राइट्स है, टेलीविज़न राइट्स जो बेचनी होती हैं, वो उसमें $14-15 मिलियन मिल जाएंगे। अच्छा। और तो उसके साथ काम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, बजट बना लिया हमने। जब ये वक्त आया बिडिंग का, तो उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता, मगर जो मेन बिडर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कोई चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने $1-2 मिलियन की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा। तो जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी, तो हमने कहा ये $2 मिलियन में उसी की झंडी बनाई है थी। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा कि अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं ना चाकू मारता है इन्होंने। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिडिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे, तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो 1-2 टेलीविज़न चैनल्स हैं उनसे बात करते हैं कि आप आ जाएं, आप ख़रीद लें। अच्छा। तो उस सिलसिले में हमने एक लोकल चैनल जो है उनसे बात की। उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस नहीं है स्पोर्ट्स का, आप हमें स्पोर्ट्स का लाइसेंस दिलवा दें गवर्नमेंट से, तो हम ख़रीद लेते हैं $14 मिलियन की आपसे। तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं, मैं अभी जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और ये करते हैं हम। तो अब मैं कर रहा था तो उनका आया कि जी साइन करें कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जाके साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो कंडीशनल के जी हम आपको ले देते हैं राइट्स। तो आप वो क्या हुआ, मैं अभी बातें ही कर रहा था राइट्स लेने की कि इनको दिलवा देते हैं राइट्स, वन ऑफ दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने अपना होमवर्क किया है, तो हम तो $14 मिलियन नहीं दे सकते, हम तो 12 ही दे सकते हैं। सर पकड़ के बैठ गए, साइन मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी भी है वो। हमने कहा अब क्या करें, लड़ाई झगड़े तो करने नहीं है।
जब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो गया जी। बस आयशा वो हम 12 पे भी एग्री कर गए, मजबूरी थी। मजबूरी। उसके बाद वो आए और कहा $9 मिलियन। चलो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, लिख के साइन करके। सर पकड़ के हम बैठे हुए। एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने कहा जी चलें डन करते हैं, अब हमें पैसे इकट्ठे कर दें। आप मैंने क्या मतलब पैसे इकट्ठे कर दें? उन्होंने कहा जी फलाने फलाने लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको कहें हमें लोन दे दें। अब सोचो तुम, वो एक और कहानी है जो कि जिसके डिटेल में यहाँ नहीं आपको बता सकता। फिर वो भी कोशिश की हमने, वो भी भाग गए, कमिट करके भाग गए। आखिरी स्टेज ऐसी आई कि कोई और चारा नहीं था, तो फिर हम उठ के कराची चले गए। हमने जाके वहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो हैं उनसे बराह रास्त बात की कि आप ख़रीद लें राइट सारे, अच्छा, अब बाकी प्रोडक्शन वक्शन हम खुद कर लेंगे। पहले तो सारा कुछ ही बाहर वाले करते थे जी, प्रोडक्शन भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे, आप सारी कमर्शियल राइट्स आप ले लें। तो उनको कन्विंस किया, वो आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मगर उन्होंने और गिराया। हमने कहा इसी के अंदर हम कर लेते हैं। तो फिर बजट को आधा किया, उस बजट के अंदर हमने कहा हमने काम करना है। उसके बेसिस के ऊपर हमने नया एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया। और फिर जब हमने कहा कि 6 टीमें होंगी, वो 6ठी टीम के लिए बिडर ही कोई नहीं था। आप सोचें यहाँ सारे पाकिस्तान में 5 टीमों के लिए बिडिंग हुई और उसमें 6 लोग आए, जिनमें से 4 ने ये 5 टीमें ले लीं। और आप यकीन करें $4 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं थे टोटल। और वहाँ मैं बैठा हुआ था और ये सारे कह रहे थे जी $500,000, $1 मिलियन, $500,000। तो मैंने कहा ये तो 4 मिलियन भी नहीं बनते, हमने तो 9-10 मिलियन लेने हैं, कैसे करेंगे हम? तो बस कुछ ना पूछे, वहाँ बैठ के फिर लिटरली मुझे सबको कहना पड़ा कि पाकिस्तान के लिए है, आप फिक्र ना करें, अगर आपके लॉसेस हो गए मैं वादा करता हूँ मैं पूरे कर दूँगा PCB से, आप आएँ तो सही। फिर उनको मनाया, फिर उन्होंने अपनी बिड्स बढ़ाई। फिर हमें जाके 4 पैसे थोड़े से बड़े, हमने कहा चलो जितने भी हैं ये ठीक है। और सबका शुक्रिया अदा किया, उनको बड़ा में सपोर्ट उन्होंने किया। उस वक्त सब ने बढ़ा दिया। उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सेठी साहब तुसी कहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, असी भी करने हैं, हम भी कुर्बानी करते हैं, हमें पता है हमारा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपका इतना लॉस कवर कर लूँगा, अगर हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से दे दूँगा आपको। तो वही हुआ। दे एग्रीड, उन्होंने बेचारे ने, जिसने $500,000 बिड किया था उसने कहा मैं $1 मिलियन देता हूँ, जिसने $1 मिलियन दिया था उसने 1.5 कर दिया, जिसने 1.5 किया था उसने 1.5, 2.5। मतलब यकीन करें दे वर वंडरफुल ऑल माई फ्रेंचाइजेस, आई सल्यूट देम। अगर वो उस वक्त सामने ना आते, भाग जाते, तो ये कभी ना होता। हाँ। तो मतलब एट एवरी स्टेज किसी ने हाथ बटाया। Right. और सबने समझा कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इस तरीके से फिर हमने फाइनली इसको किया। फिर आगे मैंने बताया जो आगे जो मसले बने कि कैसे ये हुआ और कैसे नहीं हुआ। हमें तो ग्राउंड ही नहीं मिल रही थी दुबई की। अच्छा, वो किसी और को दे दी थी। अच्छा। और वहाँ फिर मैं कभी दोहा भागा, कभी मलेशिया भागा ग्राउंड लेने के लिए, और फिर जाके दुबई जाके बैठ के फाइनली धमकी देनी पड़ी कि अगर आप नहीं देंगे तो ICC को मैं अप्रोच करूँ। वो एक लंबी कहानी। फिर जाके हमें ग्राउंड्स मिली, फिर जाके मैचेस शुरू हुए। फिर वो हादसा हो गया जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि एक मैच स्पॉट फिक्सिंग वाला। कुछ ना पूछे क्या क्या हुआ और कैसे हम लेके आए इसको। तो किसी मरहले पे ये तो आपने वो बात की जो इंटरनल इश्यूज थे ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में, लेकिन कॉपरेट किया जिन लोगों ने, उनको भी क्रेडिट जाता है आज PSL का। बिल्कुल जाता और आपने ड्यू क्रेडिट दिया उनको, बिल्कुल जाता है जी। बहुत से लोगों ने मिलके हाथ बटाया, सब ने मिलके PSL बनाया। मेरी सिर्फ इतनी कारकर्दगी थी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता गया, करना है, लगे रहे, डिटरमिन्ड रहे, लगा रहा। हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने रास्ते खोलने शुरू किए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि PSL ने खिड़की खोली थी जी, और अब दरवाजे खुल गए। तो वो खिड़की खोली थी जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई। क्रिकेटर्स आए पहले जी, फिर ICC ने सपोर्ट किया, फिर श्रीलंका का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना आते तो शायद उन्होंने एक टीम भेज दी। जब मैंने उनसे याद दिलाया कि देखिए हम जब आपके यहाँ दहशतगर्दी थी, तो खैर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुलना शुरू हो गया। और देन PSL केम टू पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली मैं तो यहाँ था नहीं जब कोविड हुआ, तो आई वाज नॉट ऑन द बोर्ड, मगर उस पर काफ़ी डिरेलमेंट हुई। मगर अभी भी PSL इज़ अलाइव एंड किकिंग। इस साल थोड़ा सा मसला है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, और जो PSL का टाइम था वो अब चैंपियंस ट्रॉफी में उस टाइम पे है। तो अब PSL को पुश कर दिया। PSL अप्रैल में होगी, उस वक्त जब कि IPL हो रही होगी। ये भी अनहर्ड ऑफ है कि IPL के दौरान कोई दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं होती, क्योंकि IPL कहता है और कहीं नहीं क्रिकेट होगी, सारे क्रिकेट प्लेयर्स हमारे लिए अवेलेबल होंगे।
हाँ। मगर आपको खुशखबरी ये है कि IPL में भी जा रहे हैं और अच्छे क्रिकेटर्स यहाँ भी आ रहे हैं, और मैं दाद देता हूँ PCB को कि उन्होंने इसको मैनेज कर लिया है। तो किसी मरहले पे इंडिया ने PSL को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की? नहीं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। अलबत्ता ये सपोर्ट नहीं किया, जाहिर है। वो उनका IPL इतना बड़ा है, हमने बड़ी उनको समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इजाज़त होनी चाहिए खेलने में IPL के अंदर, और इंडियन प्लेयर्स को भी इजाज़त दें टू प्ले इन PSL। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अच्छा। ना पाकिस्तानी प्लेयर्स लेते हैं ना अपने प्लेयर्स देते हैं। सो कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम में। बट कोई एक्टिवली डिस्करेज किया या एक्टिवली कोई कैंपेन की PSL के खिलाफ, नहीं, मुझे नहीं ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये जो अभी रिसेंट मैच में हुआ कि लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं चलाया गया, ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल? मैं आपको क्या बताऊं, ये चीज़ें करते हैं। देखिए, अब कोई कौन करता है, कैसे होता है। अब ICC इस वक्त जय शाह साहब के पास है, तो आप समझेंगे इंडिया इज़ नाउ रनिंग दी ICC। अच्छा। और ये जो दुबई में किया है, छोटी सी हरकत है कि आप पाकिस्तान का नाम निकाल दिया है और कहते हैं जी गलती हो गई। ये गलती शलती कोई नहीं होती, ये किया जाता है। ये दिस इज़ स्मॉल माइंडेडनेस अनफॉर्चुनेटली। एंड इतना बड़ा मुल्क है, इतनी नेशनलिज्म है, इतनी इकॉनमी है, फराख दिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। तो अब ठीक है, वी हैव टू मैनेज। छोटी मोटी शरारत कर जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी इतनी एफर्ट थी पाकिस्तान में, जिस तरह से आपने रिस्टोर किया क्रिकेट को, जाहिर है ICC के अम्ब्रेला तले ये सारे इवेंट्स होते हैं, ICC ने आपको कभी अप्रिशिएट किया आपके एफर्ट्स के लिए? अब ICC ने मुझे दावत दी थी 2017 में कि अगला ICC का प्रेसिडेंट जो है वो आप बन जाए। दैट वाज अ ग्रेट ऑनर। पाकिस्तान को मुझे कहा कि आप विल नॉमिनेट यू। तो मैं तो बड़ा खुश था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा फिर थैंक यू। फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था गाड़ी में, तो मैं सोचों में पड़ा हुआ था कि यार क्या डू आई डिज़र्व टू बी प्रेसिडेंट ऑफ ICC। मैं तो हमेशा ये कहा है कि क्रिकेटर्स को अहमियत मिलनी चाहिए, तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो आवाज़ को तोड़ना चाहिए। अच्छा। ये जहन में मेरी बात आ गई कि किसी क्रिकेटर को बनना चाहिए, और आगे भी क्रिकेटर्स को बनना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ ICC। ये एक सेरेमोनियल पोस्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो मैंने कहा कम से कम क्रिकेटर्स को तो, ग्रेट्स जो हैं उनको होना चाहिए। तो मैंने बस उसी वक्त मोटरवे से मैंने फ़ोन किया श्रीनिवासन साहब को, जो कि चेयरमैन थे ICC। मैंने कहा मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था, ख़त मिल गया आपका, इट्स अ वेरी प्राइज़ कि आपने मुझे नॉमिनेट करना है और फैसला किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं लेना चाह रहा ये। तो उसने कहा आपसे तो हमने पहले पूछा था कि आप ना नहीं करेंगे, तो आपने तो हाँ की भी है। मैंने कहा हाँ, मैंने हाँ की थी, बट मैं आई चेंज माई माइंड, सेकंड थॉट, मुझे माजरत। तो क्या मतलब? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि किसी और को हम नॉमिनेट करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मसला क्या है, तुम समझते हो कि अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए तो PCB में आप नहीं रह सकेंगे। तो वो तो हम अभी नो प्रॉब्लम, हम आपको PCB में भी आप रहें और प्रेसिडेंट भी रहें, हमें कोई इशू नहीं है, वो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं समझता हूँ किसी क्रिकेटर को होना चाहिए। तो कहने लगे कि अभी आप एक दिन सोचें इसको, आप ऐसे जल्दी फैसला ना करें, बिकॉज हमें फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो हाँ कर चुके थे? हाँ कर चुके थे। मैंने कहा श्रीनिवासन जी मेरे लिए ये कर दो यार, मैंने नहीं बनना। कि किसको बनाना चाहेंगे आप? तो मैंने कहा मैं ज़हीर अब्बास साहब को बनाना चाहूँ। अच्छा। कह लगे ज़हीर अब्बास? कहा हाँ, एशियन ब्रेडमैन, ही इज़ द एशियन ब्रेडमैन। कहने लगे अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सोच के बताता हूँ। उसका घंटे के अंदर ही फ़ोन आ गया कि हमने आपस में बात की है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप ज़हीर को अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं तो कर दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कहा जी नॉमिनेटेड, डन। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहा हूँ कि आप उनको हमारी तरफ से हमारी नॉमिनेशन ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर को फ़ोन किया, ऑब्वियसली ही वाज वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली खुशी तो थी, जाहिर है। एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। साल वो प्रेसिडेंट रहे ICC के, और उसके बाद उन्होंने वो सारा उदा ही ख़त्म कर दिया उनका। प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, उन्होंने सोचा कि यार ये इसके फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा। प्रेसिडेंसी के रखने का, एक चेयरमैन है वही काफ़ी है। अच्छा। वो मेरा ख्याल है एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ कि
वो चेयरमैन साहब चाहते थे कि कोई रिबन काटना, ओके, और प्रेसिडेंट साहब चाहते थे कि मैं काटूं। अच्छा, उन्होंने किस्सा खत्म, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट की छुट्टी करा दो, उतना ही खत्म कर दो। चले, कुछ इस किस्म की बात हुई, इसलिए फिर अब कोई प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी। लेकिन वही इस बात से ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उहदे नागुज़ीर नहीं होते, आप समटाइम्स गिव अप भी कर सकते, को भी जो ज़्यादा मुस्तहिक आपको लगे उसको रास्ता भी देता मुझे है। बड़ी खुशी हुई कि ज़हीर वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी, और आईसीसी, और ये भी रिकॉर्ड में लिखा गया। वेरी फाइन मैन, नो डाउट, नो डाउट, ही इज़ पाकिस्तान के माथे के झूमर हैं ये प्लेयर्स, जिन्हें ग्रेट्स कहा जाता है। अब जब हम माजी को अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं, तो हाल में चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ये सवाल सेठी साहब के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मोहसिन साहब की बहुत एफर्ट है, इंडिया ने किसी तरह कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को वो ना मिले जो पाकिस्तान चाहता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब घसीट के लाए, फिर भी हाफ हो गया इन अ वे कि इंडिया के मैचेस उधर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा इस इवेंट के इनेकाद से? देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट है, एशिया कप के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट, और बहुत बड़ा। एशिया कप कुछ भी नहीं था कंपेयर टू दिस, मगर रास्ता खोल दिया था उसने। अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि इंडिया नहीं माना, मगर मेरा ख्याल है अब मोहसिन नकवी साहब ने वाज़े कर दिया है कि आगे जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है लेटर दिस ईयर, वहाँ भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल ही खेलेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम नहीं खेलेंगे जी। तो अब यहाँ गेम आके रुकी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड मॉडल शायद एक दफ़ा और ट्राई कर लें, उसके बाद ये नहीं चलेगा। मेरी ये पेशन गोई है कि उसके बाद इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे के मुल्क में खेलना पड़ेगा अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है। बिकॉज अगर पाकिस्तान ने ये मौका फुट ले लिया है, अच्छा, कि अब हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है, और अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं। तो अब ये इससे पीछे हटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जाहिर है। हाँ, तो अगर इंडिया कहता है कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं है, आप आके हमारे यहाँ खेलें, हम नहीं खेलेंगे आपके यहाँ, तो हम नहीं खेलेंगे। तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, इट्स द बिगेस्ट इवेंट, at least 1 billion people watch it. It's the biggest event in any sporting contest. और ब्रॉडकास्टर्स जो पैसे देते हैं वो उनके लिए इसकी बहुत अहमियत होती है। वो कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो फिर हम आपके पैसे आधे काट लेंगे। अच्छा। तो उस पर आईसीसी को भी बड़ी तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा पता है कि अगर आप हमसे नहीं खेलेंगे तो हम आपसे नहीं खेलेंगे। तो फिर ब्रॉडकास्टर आके शो डाल देता है, कहता है जी हम पैसे नहीं देंगे इंडिया को, या आईसीसी को पैसे नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक वी हैव अ गुड पोजीशन नाउ। इंडिया जो है वो अब हाइब्रिड मॉडल करना पड़ेगा या फिर अग्री करना पड़ेगा दोनों खेलने में। सर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। इंडिया ने हमारे साथ बड़े वादे किए थे। हमने मुशर्रफ के ज़माने में भी हमने इंडिया में जाके सीरीज़ खेली और उन्होंने वादा किया था कि वो वापस आके खेलेंगे, वो वादा नहीं निभाया। इसी तरीके से मेरे साथ 2014 में वादा किया और फिर 2015 में भाग गए, कहने लगे नहीं खेलेंगे। ठीक, तो इसलिए ट्रस्ट का डिफिसिट है। वो हमें नहीं ट्रस्ट करते, हम उनको नहीं करते। मगर हमारी तरफ से कभी हमने बिट्रे नहीं किया, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आ जाता है। मगर अब इसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आईसीसी के रिकॉर्ड में आ गई बात कि आगे भी जाके हाइब्रिड ही होगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप वगैरह जो होने जा रहे हैं उसमें इंडिया हाइब्रिड मॉडल करना पड़े। ये मुमकिन है कि इंडिया फिर ये गेम खेले कि हम खेल लें अब और हम आगे जाके आपसे खेलेंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत मसले हैं इसमें, और इसमें अगर ऐसी कोई बात होती है तो पीसीबी जो है उसको बड़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम खेलेंगे वो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। वो ये कहेंगे जी आप खेलने इंडिया के अंदर, हम वादा करते हैं आपसे कि आपके साथ अगले मैच, इंटरनेशनल मैच जो होगा वो हम पाकिस्तान में खेलेंगे आपके साथ, मगर उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। और क्योंकि आईसीसी इस वक्त इंडिया के हाथ में है, तो बड़ी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर ऐसी बात माननी भी पड़े तो क्या किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ताकि वो इंटरनेशनली तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा। बिकॉज ये जो है ना कि गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, ये ख़त्म होनी पड़ेगी बात कि गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। ये प्राइवेट सेक्टर के दरमियान है ये, और गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए वो, और सिक्योरिटी का आर्ग्यूमेंट जो है वो भी नहीं चलता। अगर इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि सारी दुनिया खेल के चली गई है उससे, तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को अब बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इन द रन अप टू द वर्ल्ड कप। अगर इंडिया कोशिश करता है कि हाइब्रिड से हटने की, तो पाकिस्तान को बड़ी
केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। और मुआवजे के लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा दुबई और पाकिस्तान? देखिए होस्ट कंट्री जो होती है उसको तो फ़ायदा होता है ना, बिकॉज इसकी जो मेजर रेवेन्यूज़ होती हैं, शेयर ऑफ रेवेन्यूज़ इन द आईसीसी इवेंट होस्ट कंट्री को मिलती है, इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ हमें पैसे चार ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगर सारा यहाँ होता तो और ज़्यादा मिलते, तो दुबई में खेला बहुत महंगा है, वहाँ खर्चे भी हमारे ज़्यादा हैं, एंड सो ऑन, और फिर आना जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब दुनिया को ये पता चल गया है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी हो सकती है पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इशू, टेररिज्म इज़ नॉट एन इशू, FATF को पता चल गया है कि कोई इशू नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये एक विंडो खुल गई है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले अगर एशिया कप के लिए, एशिया के लिए विंडो निकली थी, तो ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक विंडो निकल आई है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का कन्वे करना मिल नहीं सकता आपको। इसलिए मेरी ये दुआ है कि किसी हादसे के बगैर ये जो इवेंट है ये हो जाए, और सारी दुनिया देख ले कि कितना पैशन है क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में, कितनी अच्छी सिक्योरिटी है, सारे स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पे हैं, और खुशी के साथ सारे मैचेस हुए, कोई मेजर कंट्रोवर्सीज नहीं हुई, और सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया। और इस तरह के इवेंट्स का ऐसे इनेकाद क्या नरेंद्र मोदी जी को किसी स्टेज पे कन्विंस कर सकता है कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ आ जाएं? और मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, क्रिकेट डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब ये सारी गुफ्तगू चल रही थी कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, PCB इंडिया को मना लेगा नहीं मनाएगा, तो कुछ लोग आउटसाइड गवर्नमेंट, कुछ इंडियंस और कुछ पाकिस्तानीज, उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया जाए कि टीम को आने दें। अच्छा, अभी मैं आपको अंदर की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है। तो उसमें ये एक सोच आई कि मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया जाए कि वो नरेंद्र मोदी को कन्विंस करें। अच्छा, कि आप खेलें आके। ओके ओके, क्योंकि है ना दोस्ती। हाँ, वो नारा याद आ जाता है मुझे जो ओपोनेंट्स लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा जी सेठी साहब तुसी जाके मियां साहब को कन्विंस करो। अच्छा, मैं कहा यार मेरा काम नहीं है, तो PCB आके करे उन्होंने कन्विंस, और उनकी तो अपनी गवर्नमेंट है, तो मियां साहब तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से आपको पता ही है किसकी अप्रूवल की जरूरत है जी। अब नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, तो ये मियां साहब के हाथ में नहीं है, वो तो चाहेंगे कि हो जी, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मगर क्या वो उठ के जाएंगे नरेंद्र मोदी को कहने के लिए? मैं वो नहीं करेंगे। वो पहले पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि ये तुम समझते हो ये अच्छी बात है कि नहीं, वो कहेगा मैं पूछ के दसना। गल मुक गई तो उत्थे गल मुक जानी है। तो इस तो बेहतर है कि तुसी शुरू ही ना करो। हाँ। नहीं तो ना होगी तो फिर मुंह कितने दिखाओगे। तो वही हुआ तो कि जब ये बात घूम फिर के किसी तरीके से मियां साहब तक पहुंची, तो मेरी चिड़िया की ये खबर है, उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की गल नहीं, जितने गल ही होते आप पे करो जाके। इसलिए फिर ये बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, एक तो आपका जवाब में मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब ये मामला था 2015 में खेलने का, अच्छा, तो उस वक्त मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, बिल्कुल। और उस वक्त की जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, वो यहाँ आई थी 2 दिन के लिए जी, एक साख कॉन्फ्रेंस जी। तो मैंने एक पैगाम भेजा मियां साहब को, मैं PCB में था, मेरे लिए बहुत अहम था ये कि इंडिया खेले हमारे। तो मैंने मियां साहब को एक पैगाम भेजा, उनको शायद याद भी नहीं होगा अब। तो मैंने कहा कि वो सुषमा को मिलोगे तो ज़रा करना के प्राइम मिनिस्टर को खेडन देवे टीम ਨੂੰ, अच्छा, जो हमने मुआहदा किया। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर बाद में मुझे ये पता चला कि सुषमा आई तो थोड़ी देर के लिए सैलो हाई हुई, मगर मियां साहब ने बात नहीं की। अच्छा, उन्होंने नहीं रिक्वेस्ट की। ओके, तो वो नहीं हुआ कुछ भी। मैंने बाद में एक दिन पूछा मियां साहब से, मैं क्या वो आई सी तो मैं पैगाम भेजा सी तुसी गल की कि नहीं? पहले तो उनको याद नहीं था कि पता नहीं पैगाम मिलिया सी कि नहीं सी मिलिया। फिर वो कह लगे नहीं अगर मिलिया भी सी तो मेरा ख्याल है मैं मुनासिब नहीं समझा, वो मौका नहीं सी अच्छा, इस किस्म की बात करने का। ओके, मौका कुछ और था तो, और बड़ी ब्रीफ मीटिंग थी, तो उसमें मैंने सोचा। तो मतलब है कि ब्रेक थ्रूज के लिए मौके होते हैं। हाँ, मेरी भी एक वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई थी दिल्ली में जी। मैंने उनको भी मनाने की कोशिश की थी, उन्होंने वादा किया था कि वो नरेंद्र मोदी को मनाएंगे, मगर वो नहीं मना सके, तो फिर भी नहीं हुआ। तो ये कोशिशें जारी रहती हैं। अच्छा,
ठीक है, यानी एफर्ट्स होती रही हर सतह पे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो नहीं सका। अच्छा, क्लोजिंग का कहा जा रहा है, लेकिन मुझे आपके टेक दो मामला पे चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान, आप जो मुस्कुरा रही हैं, शरारत आ रही है शरारत। अच्छा, गॉड फॉरबिड अगर अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान नहीं दिखा सकता तो क्या होगा? वैसे तो हम देखिए, मायूसी तो बहुत होगी। पहला मैच हम हार गए हैं और बड़ी डिसाइसिवली हारे हैं, मतलब 100 रन से। तो अब आगे अगला मैच हम हार जाते हैं इंडिया से, ऑल्दो तवक्को तो यही है कि जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं वो यही है कि इंडिया जीतेगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ, मगर हमारे बारे में ये लोग कहते हैं ना कि हम बड़ी खतरनाक टीम है। हाँ। हम कमज़ोर से कमज़ोर टीम से हार जाते हैं और मजबूत से मजबूत चीज़ से जीत जाते हैं। जिदू साढ़े नाल अल्लाह है, ठीक है जी, तो फिर ऐसी तैसी करते हैं। तो ये मुझे याद आया कि 1965 की जंग हो रही थी जी। तो हम रेडियो सुनते थे उस वक्त। अच्छा। तो उस वक्त हमें ये कहा गया कि जी वो रावी के ऊपर इंडियंस ने बॉम्बिंग करने की कोशिश की, ब्रिज को तोड़ने के लिए, है। तो स्कूल में थे उस वक्त, तो ये रेडियो से ये खबरें आ रही थी कि बमबारी हो रही है रावी के ऊपर। तो फिर ये अफवाहें शुरू हो गई कि इंडियंस जो है उनके जहाज आके बम फेंकते हैं, तो कोई कैच कर लेता, वो कोई बड़ी दाढ़ी वाले कोई आके तो उसको अपने झोली में ले जाते हैं, बम को कहीं और जाकर। तो अगर उस किस्म की कोई चीज़ हो गई तो अल्लाह फिर शायद कुछ हो ही जाए। कभी बारिश आ जाती है पाकिस्तान को जितवाने के लिए। मेरा ख्याल है कि मैं बैट्स तो नहीं लगाता, अच्छा, मगर अगर अच्छे ऑड्स मिल रहे हों तो लगा देनी चाहिए पाकिस्तान की जीत के ऊपर। पाकिस्तान की जीत के ऊपर जरा 100 पाउंड हार जाओगे, नहीं तो 1000 पाउंड जीत जाओगे, लगा दो ऐसी तैसी और बह जाओ थे। अल्लाह मियाँ इज्जत रख ले सारी। दुआओं के अलावा दवा पे भी इन्हिसार करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इमामुल हक साहब जो हैं वो रिप्लेस करने जा रहे हैं फ़खर जमान को। ये भी देखना होगा कि टीम में उनकी जगह कैसे बन पाती है। ऑर्डर है उसको चेंज करने के हवाले से बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा है इस मैच के बाद जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ। लेकिन इंडिया के साथ मैच यकीनन अहमियत का हामिल है और इसमें दवा से ज़्यादा दुआ या दुआ से ज़्यादा दवा क्या काम आता है ये देखा जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू।